Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials Knowledge Wisdom. Now here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching the most important class, which is the UGC NET Commerce Paper 2. Now friends, you can join my class for the preparation of UGC NET Commerce Set JRF. तो मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट UGC NET कॉमर्स पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो सभी जुड़ सकते हैं। डेली एवरीडे 8 PM क्लास होती है। उसमें आपको एक स्पेशल टॉपिक पे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो है दिए जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिहाज से। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप जुड़ सकते हो और पूरे क्लास का लाभ उठा सकते हो। तो मैं बता दूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होता है। इसमें डेली एवरीडे जो है टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। यहाँ तक कि इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बिजनेस, सभी तरह की जानकारी आपको यहाँ पे दी जाती है। और साथ साथ कॉमर्स पेपर 2 की भी जानकारी दी जाती है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यदि चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड नोटिफिकेशन मिल सके, और लिंक शेयर कर देना ताकि लोग भी जुड़ सकें। तो चलिए आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरी राहत आर्थिक पैकेज से राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तो बता दूं कि लगभग सरकार ने दूसरी राजकोषीय राहत पैकेज में जो है 6,29,000 करोड़ रुपए दिए हैं। उसमें सरकार के द्वारा बताया गया है, ये आंकड़े दिए गए हैं कि लगभग 0.06% जो है सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ने वाला है, यानी सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ने वाला है लोन के रूप में। तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा सूची सही नहीं है? IFSC 1956, CSC 1926, ICICI 1994, IMF 1944। तो करेक्ट आंसर इज CSC 1926। नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई भी देश जिसे भुगतान बकाया की कमी का नियंत्रण सामना करना पड़ रहा हो, वह देश निम्न में से किसके साथ संपर्क कर सकता है? तो वर्ल्ड बैंक, दी स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट, IMF एंड IBRD। IMF, वर्ल्ड बैंक, IBRD सभी विच इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो बता दूं ये करेक्ट आंसर इज IMF। IMF से जो है वो अपना संपर्क कर सकता है, जिससे जो है उसका भुगतान के बकाये की जो कमी है उसको काफ़ी हद तक ठीक की जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। ई बैंकिंग में स्कीमिंग से क्या अभिप्राय है? क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले को धोखेबाजों की पहचान करना, एक क्रेडिट कार्ड से विरुद्ध व्यवहार, एक क्रेडिट डेबिट कार्ड का क्रेडिट कार्ड में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर इज खा, एक क्रेडिट कार्ड से विरुद्ध व्यवहार, यानी डिफरेंट जो है आप ट्रांजेक्शन या व्यवहार कर सकते हैं एक क्रेडिट कार्ड से। तो ये थी स्कीमिंग से जुड़ा हुआ ई बैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पूंजी बजटिंग में पूंजी राशनिंग से क्या तात्पर्य है? कोई प्रतिधारित आय उपलब्ध नहीं है, निवेश के लिए सीमित निधियां उपलब्ध है, कोई बाह्य निधि नहीं जुटा सकते, वर्तमान वर्ष में कोई नया निवेश आवश्यक नहीं है। तो क ख ग घ इसमें से योर करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सोच सकते हो कि पूंजी बजटिंग है ना, कैपिटल बजटिंग में ख इज द करेक्ट आंसर। निवेश के लिए सीमित निधियां उपलब्ध है, तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार कौन सा है? तो कॉस्पी, निक्की, नेस्डैक और डाउ जोन्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? योर करेक्ट आंसर इज खा निक्की। तो खा निक्की आपका करेक्ट आंसर। सॉरी गा नेस्डैक, नेस्डैक जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार है ना। 2015 से पहले या 2015 के आसपास ये आया था इलेक्ट्रॉनिकली। नेक्स्ट चलते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अंतर निम्न मद में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? फॉर्म का सिद्धांत का अध्ययन को, प्रतियोगिता का अध्ययन को, मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान लगाना, व्यावसायिक निर्णय लेने में सफल होना। तो ये करेक्ट आंसर इज घा, व्यावसायिक निर्णय में लेने में सफल, असफल, सफल होना चाहिए लेकिन असफल यहाँ पे है। ये घा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं।
ये सभी क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नियुक्तिकरण में है ना, नियुक्तिकरण में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं होता है? भर्ती और चयन, प्रवेश और दीक्षा, हस्तांतरण, संगठनात्मक नियोजन और विकास। तो नियुक्ति में संगठनात्मक नियोजन और विकास से कोई लेना देना है ही नहीं है, संगठन का यहाँ तो काम है ही नहीं। तो ये करेक्ट आंसर इज घ। भर्ती चयन बिल्कुल सही है, प्रवेश दीक्षा सही है, हस्तांतरण सही है, हो सकती है नियुक्ति से, आपकी अपॉइंटमेंट से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण का यानी ट्रेनिंग का जो है इम्पोर्टेंट फीचर्स या पर्पस क्या है? तो कार्य कौशल में अभिवृद्धि, उपक्रम की संस्कृति में पारंगत बनाना, कर्मचारी अभिप्रेरण, कर्मचारी मनोबल बढ़ाना। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। तो फिर से रिपीट कर दूं, कार्य कौशल में अभिवृद्धि, उपकरण की संस्कृति में पारंगत बनाना, यानी इज द करेक्ट आंसर, कार्य कौशल में अभिवृद्धि। नेक्स्ट चलते हैं आखिरी सवाल की ओर। भारत में औद्योगिक विवाद रोकने की ऐच्छिक प्रणाली है, कार्य समितियां हैं, संयुक्त समितियां हैं, जांच न्यायालय है, अनुशासन संहिता है। तो काफ़ी ये सभी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं। तो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो भी विवाद होता है उसको रोकने की ऐच्छिक प्रणाली जो है घ यानी अनुशासन संहिता लगाया जाता है। एक बहुत ही जो ऐच्छिक प्रणाली है ये था आज का टॉप 10 क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि विच इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो IFSC विश्व समूह का एक सदस्य, विश्व बैंक समूह का एक सदस्य आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है और विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करके लोगों के जीवन में सुधार करता है। यह नए बाजार बनाकर अन्य निवेशकों को जुटाकर तथा निवेश विशेषज्ञता साझा करने का हासिल करता है। ऐसा करने से यह रोजगार पैदा करते हैं और जीवन स्तर बढ़ाते हैं, खासकर गरीबों और कमजोर लोगों के लिए। इसका काम विश्व बैंक समूह की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दोहरे लक्ष्यों का समर्थन करना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका पूरा विस्तार रूप है। अंग्रेजी संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट अभिकरण है। इसकी स्थापना 25 मई 1955 को वाशिंगटन में समझौते के द्वारा हुई थी, जो कि 20 जुलाई 1956 से प्रभावी हुआ। 20 फरवरी 1957 को IFC संयुक्त द्वारा विशिष्ट अभिकरण बन गया। IFC का मूल उद्देश्य उत्पादक, निजी तथा आंशिक रूप से सरकारी उद्यमों में वृद्धि के प्रोत्साहन द्वारा आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है। तो देख सकते हैं ये इंटरनेशनल बॉडी है, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम बहुपक्षीय विकास बैंक तथा निजी वित्तीय संस्थान दोनों के रूप में कार्य करता है। तो बहुपक्षीय यानी मल्टी जो है साइड या डेवलपमेंट बैंक बोल सकते हो, या निजी निवेशकों के सहयोग एवं सरकारी गारंटी के बिना विकासशील देशों में आर्थिक वरीयता वाले उत्पादक निजी उद्यमों को जोखिम पूंजी उपलब्ध कराता है। निगम द्वारा विकास कार्यों में निजी निवेश के प्रवाह हेतु प्रेरक दशाओं को प्रोत्साहित किया जाता है, या निजी रूप से नियंत्रित विकास वित्त कंपनियों को वित्तीय एवं तकनीक सहायता प्रदान करता है तथा औद्योगिक देशों में उपलब्ध तकनीकी, प्रबंधकीय अनुभव और बाजार के ज्ञान व घरेलू प्रयोजन को संयुक्त करने का अवसर उपलब्ध कराने वाले साझा उद्यमों को समर्थन करता है। तो बात की जाए संक्षेप में इसकी, तो IFC की गतिविधियां निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में केंद्रित है: निवेश, संवर्धन, पूंजी बाजार कार्यक्रम, तकनीकी सहायता तथा संघ संगठन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स हैं। तो इससे आपको सवाल जो है आने की संभावनाएं बनी रहती है। निवेश, संवर्धन, पूंजी बाजार जो कार्यक्रम, तकनीकी सहायता और संघ संगठन, ये 5 थे इंपॉर्टेंट इसके। नेक्स्ट चलते हैं निजी क्षेत्रों का। इसका मुख्य उद्देश्य जो है बता दूं कि निजी क्षेत्रों में ऋण मुहैया कराना, पूंजी व प्रबंधन में समन्वय स्थापित करना, पूंजीवादी देशों को विकासशील देशों में निवेश करने हेतु शामिल करना। IFC के प्रस्तावों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वे अलग अलग उद्यमों में हमारे ग्राहकों को विशेष जरूरतों को पूरा कर सके। इसमें बुनियादी ढांचा विनिर्माण, कृषि व्यापार, सर्विसेज और वित्तीय बाजार में विशेष फोकस दिया जाता है। IFC के वित्तीय उत्पाद कंपनियों को जोखिम प्रबंधन में करने में सक्षम बनाते हैं और विदेशी और घरेलू पूंजी बाजारों में उनकी पहुंच का विस्तार करते हैं। IFC की सलाह निजी क्षेत्र के दरवाजे खोलने में मदद करती है, जो व्यापार विस्तार, रोजगार सृजन और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए आवश्यक है। तो इसका जो रोल है, भूमिकाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी भूमिका है IFC की, खास करके गरीब देशों के लिए और निजी स्तर पर निवेश के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, रोजगार के एम्प्लॉय के क्षेत्र में जो है काफ़ी बड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भाग है तो बिल्कुल होनी भी चाहिए। ये ग्लोबली वर्क करती है कंपनी, संस्था सॉरी। तो ये थी आईएफसी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ। तो आई होप आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए इसी के साथ क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सवा खैर। जाते जाते आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपको मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। बता दूं एवरीडे आप जरूर ज्वाइन करना मेरा क्लास को। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।